बच्चों आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एपी को। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम प्रोग्रेशन को समझें क्या होता है, तो प्रोग्रेशन को डिफाइन किया गया है द सीक्वेंस और सीरीज हुज टर्म फॉलो सम डिफिनिट रूल इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो पहले सब समझ लेते हैं कि हमारा सीक्वेंस और सीरीज़ क्या होता है। तो अगर हम सीक्वेंस को और सीरीज़ को समझें क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, सीक्वेंस और सीरीज़ में क्या डिफरेंस होता है। तो सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है कि जनरली हम किसी भी टर्म को लिखते हैं तो कॉमा के द्वारा लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3 इस तरीके से अगर लिखेंगे उसे सीक्वेंस कहेंगे। और सीरीज़ में हम लोग प्लस या माइनस का यूज़ करते हैं टर्म्स को लिखने के लिए, तो 1 + 2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, उसको सीरीज़ कहेंगे। ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर हम रिलेट करें तो क्या कह सकते हैं कि सारी सीरीज़ जो होती है वो सीक्वेंस होती हैं, पर सारे सीक्वेंस सीरीज़ नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब इन्हीं दोनों की हेल्प से हमारी जो डिफिनीशन है प्रोग्रेशन की निकल के आएगी। क्या होती है, द सीक्वेंस और सीरीज हुज टर्म फॉलो सम डिफिनिट रूल इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। अगर कोई सीक्वेंस और सीरीज कोई डिफिनिट रूल के द्वारा मतलब बनता है या उसको फॉलो करता है तो उसे हम प्रोग्रेशन कहेंगे। प्रोग्रेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी सीक्वेंस हो या सीरीज़ हो, अगर कोई डिफिनिट रूल को फॉलो करेगा, कोई रूल होगा उसका जिसकी हेल्प से हम उसके टर्म को निकाल सकें, तो उसे हम प्रोग्रेशन कह देंगे। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो क्या कह सकते हैं, पहला एग्जाम्पल दिया गया, सीक्वेंस ऑफ अ प्राइम नंबर इज़ नॉट अ प्रोग्रेशन। प्राइम नंबर का जो सीक्वेंस होता है वो प्रोग्रेशन नहीं है। अब ऐसा क्यों है, तो इसको हम समझते हैं। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो हमको पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर का जो एक कह सकते हैं कि प्राइम नंबर की जो डिफिनीशन होती है वो ये होती है कि जिन नंबर्स के केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद, तो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये तो डिफिनीशन हुई, लेकिन कोई इसका फार्मूला नहीं है जिससे हम प्राइम नंबर को निकाल सकें। क्यों, अगर हम प्राइम नंबर की एग्जाम्पल लें तो क्या होते हैं, 2, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, इस तरीके से सारे प्राइम नंबर हैं। अब अगर इनके बीच में अगर रिलेशन को देखें तो 2 के बाद में हमको 3 मिला है, यानी कि अगला नंबर लेने के लिए हमको 1 ऐड करना पड़ा। फिर 3 के बाद में 5 है जो 2 ऐड करने के बाद मिल रहा है, 5 के बाद 7 है जो 2 ऐड करने के बाद मिल रहा है, 7 के बाद 11 है जो 4 ऐड करने के बाद मिल रहा है। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा ऐसा पैटर्न है जो हर नंबर्स को मतलब हर नंबर को गेन करने के लिए, हर नंबर को मतलब कह सकते हैं कि निकालने के लिए हम उसको यूज़ कर सकें। यानी एक ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हमें नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम उसका यूज कर सकें। तो ये प्राइम नंबर का जो सीक्वेंस होगा वो प्रोग्रेशन में नहीं आएगा। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल दिया गया है, सीक्वेंस ऑफ कंपोजिट नंबर इज़ नॉट अ प्रोग्रेशन। कंपोजिट नंबर भी हमारे क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर की बात करें, कंपोजिट नंबर क्या है, हम ये रियल में सब हमने पढ़ाया अच्छे से। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके एटलीस्ट 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हों। हम कह सकते हैं या तो कम से कम उनके 3 फैक्टर हों या उससे ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल 4 हो गया, ठीक है ना, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, तो ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। अब इन नंबर्स को भी देखिए, तो सबसे पहले देखिए 4 के बाद 6 आया 2 ऐड करने के बाद में, 6 के बाद 8 मिला 2 ऐड करने पे, 8 के बाद 9 मिल गया 1 ऐड करने पे। तो हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कोई एक ऐसा पैटर्न है या कोई एक ऐसा डिफिनेट रूल है जिससे ये पूरा सीक्वेंस डिफाइन हो रहा हो। यानी अगर हमें 10 के बाद में कोई नंबर पता करना है तो हम किसी भी डिफिनेट रूल को लगा करके नंबर नहीं निकाल सकते हैं, हमें उसकी डिफिनीशन का यूज़ करके वो नंबर फाइंड करना होगा। ठीक है ना। तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर का सीक्वेंस भी प्रोग्रेशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें कि जितने भी इवन ऑड नंबर होते हैं उनका सीक्वेंस प्रोग्रेशन होता है, कैसे, चलिए इसको समझते हैं। अब इवन ऑड नंबर जो होते हैं उनका अगर हम इवन ऑड नंबर क्या होते हैं, तो हमने ये डिफिनीशन में पढ़ रखा है कि जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे इवन होते हैं और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो सारे ऑड होते हैं। लेकिन इनका एक फार्मूला भी होता है। अगर इवन नंबर निकालना तो हमें 2n में n की वैल्यू रखनी है नेचुरल नंबर, n जो हमको यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है, नेचुरल नंबर। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि एपी में जब भी हम n की बात करेंगे तो वो नंबर ऑफ टर्म की बात होगी, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म कभी भी हम निगेटिव या 0 नहीं ले सकते हैं, हमेशा नेचुरल नंबर लेना होगा,
ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ n की वैल्यू नेचुरल नंबर कोई पुट करें, सपोज n इज इक्वल टू 1 2 3 इस तरीके से हम पुट करें, तो हमको जो नंबर मिलेंगे क्या मिलेंगे 2 4 6 8 इस तरीके से हमको सारे नंबर जो मिलेंगे वो इवन नंबर होंगे। अगर हमसे कोई पूछता है कि बताइए 10th नंबर क्या होगा, इवन नंबर 10th नंबर 10th प्लेस पे कौन होगा, तो 2 × 10 रखेंगे 20 मिल जाएगा, ठीक है ना। या नेक्स्ट नंबर निकालना है हमको, तो हमें क्या करना है कि उसमें 2 ऐड कर देना है। 2 ऐड करते जाएंगे तो हमको नेक्स्ट इवन नंबर मिल जाएगा। तो एक डिफिनिट रूल है जिसकी हेल्प से हम इस सीक्वेंस को डिफाइन कर पा रहे हैं, तो इसको हम कह देंगे कि ये प्रोग्रेशन है। सिमिलरली अगर हम ऑड की बात करें तो ऑड का फार्मूला होता है 2n+1 होता है, जिसकी हेल्प से हमको क्या मिल जाएंगे, ऑड नंबर मिल जाएंगे। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लें 1 3 या 1 2 3 4 5, तो हमें जो नंबर मिलेंगे क्या मिलेंगे, अगर हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो हमको 3 मिल जाएगा, अगर 2 ले लेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ऑड नंबर को भी अगर हमें फाइंड करना है, तो अगर एक ऑड नंबर दिया गया, हमारी हमने यहाँ लिखा 3 और 5, और हम आपसे कहें नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, तो 2 ऐड कर दीजिए 5 में, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 7। फिर 2 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9, फिर 2 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 11। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो टर्म है सीक्वेंस के वो हम डिफाइन कर सकते हैं किसी रूल पे, तो हम इसे कहेंगे कि ये प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है कि सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर डिविजिबल बाई 3 इज आल्सो अ प्रोग्रेशन। जैसे अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें जो नंबर लेंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे और डिविजिबल होंगे 3 से, तो ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। तो ये सारे क्या होंगे AP में या प्रोग्रेशन में कहे जाएंगे। प्रोग्रेशन में क्यों कहे जा रहे हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट जो नंबर है, नेक्स्ट टर्म है, वो किसी डिफिनिट रूल से फाइंड कर सकते हैं। 3 के मल्टीपल्स हमको लिख देने हैं, क्योंकि जो 3 से डिवाइड होगा वो 3 के मल्टीपल्स होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो इसको हम प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या ले रखा है, सीक्वेंस ऑफ ट्रेंगुलर स्क्वायर क्यूब एंड इस तरीके जितने भी नंबर होते हैं वो सब प्रोग्रेशन में आते हैं। ट्रेंगुलर नंबर क्यों प्रोग्रेशन में होता है, क्योंकि उसका एक फार्मूला होता है। हमने पढ़ा है ट्रेंगुलर नंबर कैसे निकलते हैं, n+1/2 फार्मूले में n की वैल्यू आप रखिए 1 2 3, तो इससे हमको जितने नंबर मिलेंगे सारे ट्रेंगुलर मिलेंगे। स्क्वायर नंबर क्या होते हैं कि अगर हम n स्क्वायर में n की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे तो हमें सारे स्क्वायर नंबर मिलेंगे। क्यूब नंबर क्या होते हैं, अगर हम n क्यूब में n की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे तो सारे हमें क्यूब नंबर मिल जाएंगे। तो ये क्योंकि डिफिनिट फार्मूले पे हमारा क्या है डिफाइन हो रहा है एक सीक्वेंस, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा प्रोग्रेशन क्या होता है। लास्ट में एक आपको रिमार्क याद रखना है कि जितने प्रोग्रेशन होते हैं वो सीक्वेंस होते हैं, लेकिन सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते हैं। जैसे हमने बताया था कि सारे सीरीज जो होते हैं प्रोग्रेशन सीक्वेंस होते हैं, पर सारे सीक्वेंस सीरीज नहीं होते हैं। तो ये आपको ऐसे इसमें याद कर लेना है कि सारे प्रोग्रेशन जो होते हैं वो सीक्वेंस होते हैं, लेकिन सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होंगे। आगे आपको ध्यान रखना है, केवल हमको क्लास 10th के बाद भी जो मैथ पढ़नी है उसमें केवल 2 तरह के ही प्रोग्रेशन पढ़ने हैं। कौन कौन से, हम अभी जो बात करेंगे इस क्लास में वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। आगे की जो क्लास होंगी उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। केवल 2 ही प्रोग्रेशन पढ़ने हैं, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। बाकी जितने प्रोग्रेशन है वो इन्हीं दोनों की हेल्प से हमको मिला करके पढ़ने होंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन आता है ना, फिर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है। तो कई सारे प्रोग्रेशन होंगे, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 ही प्रोग्रेशन है। पहला है AP, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, दूसरा है GP, जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, जो क्लास 11th में आपको पढ़ना है। अभी जो क्लास 10th पढ़ना है वो हमारा देखिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा हुआ है AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब AP क्या होता है इसको हम समझेंगे। अगर किसी सीक्वेंस में जो डिफिनिट रूल लग रहा है वो ऐड करने पे हमको कोई एक कॉमन या कांस्टेंट नंबर ऐड करने पे हमको नेक्स्ट टर्म दे रहा है तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, द सीक्वेंस ऑफ अ सीरीज इज कॉल्ड इन AP इफ डिफरेंस बिटवीन देयर 2 कंसेक्यूटिव टर्म ऑलवेज कांस्टेंट। अगर कोई भी हम 2 टर्म ले लें पूरी सीक्वेंस से और उनको डिफरेंस करें तो जो आ रहा है वही अदर जो हमारे नंबर्स होंगे, पेयर होंगे, उनका डिफरेंस भी आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम अभी इवन नंबर का सीक्वेंस ले रहे थे 2 4 6
8, 10, 12 एंड सो ऑन। अब मान लीजिए हमने 2, 4 ले लिया, डिफरेंस क्या आएगा 2। हमने 4, 6 ले लिया, डिफरेंस क्या आएगा 2। हमने 8, 10 ले लिया, डिफरेंस क्या आएगा 2। हमने 10, 12 लिया, डिफरेंस क्या आएगा 2। तो कहने का मतलब है उस सीक्वेंस के कोई भी दो अगर हम टर्म ले लें जो कंसेक्यूटिव हो, लगातार हो, उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, तो उसे हम कह देंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और इस कांस्टेंट डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जो ये कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है यही हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। किसका, एपी का। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जनरली इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, ये आपको ध्यान रखना है। और डी जो होता है वो निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर डी निगेटिव होगा, आगे हम बताएंगे क्या होता है। अगर डी निगेटिव होगा तो उसे हम डिक्रीजिंग एपी कहेंगे। अगर डी जीरो होगा उसे कांस्टेंट एपी कहेंगे। अगर डी पॉजिटिव होगा तो उसको हम इंक्रीजिंग एपी कहेंगे। एक डिफिनेशन आपको और दी गई है नीचे, इसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा लिस्ट होता है नंबर्स का जिसमें अगले वाले टर्म को लेने के लिए हमें एक कांस्टेंट फिक्स नंबर को ऐड करना होता है। पहले वाले जो हमारा पहले दिया गया है, प्रीसीडिंग टर्म दिया गया, उसमें हमें क्या करना होगा, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के पहले कोई प्रीसीडिंग नहीं ढूंढना है। जैसे एग्जाम्पल, हमको यहाँ पे प्राइम नंबर में सबसे पहला 2 दिया गया है, तो 2 के पहले क्या है हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 के बाद वाला जब लिखेंगे तो हमें जो बाद वाला नंबर लिख रहे हैं उसको गेन करने के लिए 2 में 2 ऐड करना होगा। अब जिसे हमको 6 के पहले देखना है, 6 कैसे आया, तो 6 कब आया होगा, जब 4 में हमने 2 ऐड किया होगा। 8 कैसे आया, तो 6 में 2 ऐड किया होगा तो 8 आया। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नंबर्स जो ऐसा कह रहा है, ऐसी लिस्ट होती है नंबर्स की जिसमें ईच टर्म जो ऑब्टेंड किया जाता है वो फिक्स नंबर को ऐड करके अपने प्रीसीडिंग वाले से हमको क्या होता है, मिलता है। और इस फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। आगे नीचे लिखा हुआ है कि जो फिक्स नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो डी हमने क्या बोला, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अब हमने बताया है कि डी अगर निगेटिव है तो उसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग एपी। अगर हमारा डी क्या है, जीरो है तो उसे कांस्टेंट एपी। अगर डी पॉजिटिव है उसको इंक्रीजिंग एपी बोलेंगे। आगे डी की वैल्यू क्या होती है, तो डी को निकालने के लिए T2 से T1 को माइनस कर दीजिए, T3 से T2 को माइनस कर दीजिए, T4 से T3 को माइनस कर दीजिए। मतलब कोई भी टर्म से उसके पहले वाले को माइनस कर देंगे तो हमें डी मिल जाएगा। और सभी के लिए डी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक फिक्स नंबर होगा। डी का एक फार्मूला भी होता है, अगर हम इसी से निकालें तो क्या हो जाएगा, an माइनस an माइनस 1, यानी an से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको डी मिल जाएगा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं an प्लस 1 माइनस an। बात वही है कि an प्लस 1 यानी n प्लस 1 पे जो पोजीशन पे नंबर था, टर्म था, उससे हमने पीछे वाला यानी an को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल गया, d मिल गया। d जो होता है ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ n होता है। जब भी d आंसर आएगा तो उसमें n नहीं होगा, यानी कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा उसमें। ये नेचुरल नंबर कह सकते हैं, इंटीजर होगा, इंटीजर होगा। निगेटिव डी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, डी जीरो हो सकता है, लेकिन उसमें n नहीं होगा, कांस्टेंट नंबर होगा डी। अगर तुम्हारा डी कभी भी नेचुरल नंबर के मतलब इंटीजर के साथ में, या हम कह सकते हैं डी के साथ में कोई एक वेरिएबल आ जाता है तो इसका मतलब आपकी एपी फॉर्म नहीं होगी, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि अगर हमने an को क्या ले लिया, 7n प्लस 3 ले लिया, तो d निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 7n प्लस 3 से हम जहाँ पे n था वहाँ क्या पुट कर देंगे, n माइनस 1 पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, 7n प्लस 3 से 7n माइनस 1 प्लस 3 को माइनस किया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7n प्लस 3 माइनस 7n प्लस 7 माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 7n से 7 कैंसिल हो जाएगा और डी हमारा क्या आएगा, 7, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ n है। इसका मतलब यहाँ एपी फॉर्म होगी। दूसरा एग्जांपल दिया गया, अगर हमने an को ले लिया n² प्लस 2, तो यहाँ से d निकालेंगे। क्या करेंगे, an से an माइनस 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जहाँ n है वहाँ पे n माइनस 1 रखेंगे और जो आएगा उसको हमें an से माइनस कर देना है। तो यहाँ इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, 2n प्लस 3। इसका मतलब d में हमको क्या मिल रहा है, n मिल रहा है, यानी कि जो d है वो नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, AP को फॉर्म नहीं करेगा। तो कभी भी आपको an अगर आपको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मिल रहा है या आपको कांस्टेंट मिल रहा है तो उसका डी जो होगा यानी हम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, एपी फॉर्म नहीं करेगा। कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है दो बातें कि टीएन हमारा लीनियर होना चाहिए और डी हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी एपी फॉर्म होगी, अन्यथा एपी फॉर्म नहीं होगी। आगे अगर हम जनरल टर्म की बात करें एपी की,
तो जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं, और जो टी एन होता है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब ये फार्मूला डिराइव कैसे हुआ? सबसे पहला फार्मूला है इस टॉपिक का टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसको हम ये भी कहते हैं एनथ टर्म ऑफ ए पी। इसको क्या बोलते हैं? एनथ टर्म ऑफ ए पी, हम इसको एनथ टर्म ऑफ ए पी भी कहते हैं। तो ये हमने फार्मूला डिराइव कैसे किया इसको समझते हैं। हमको पता है कि हमारा फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा? ए होगा। T1 क्या होगा? ए होगा। और हमें ये भी पता है जो डी होता है वो क्या होता है? T2 से T1 को माइनस करने पे मिलता है, T3 से T2 को माइनस करने में मिलता है, और T4 से T3 को माइनस करने में मिलता है। इस तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको यूज़ किया, किसको हमने यूज़ किया? D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? T1 प्लस डी, और T1 की वैल्यू क्या हमने लेट की है? ए, क्योंकि T1 की वैल्यू लेट क्या की? गिवन है हमको, तो हमारा T2 क्या मिल जाएगा? ए प्लस डी मिल जाएगा। सिमिलरली D इज इक्वल टू क्या होगा? T3 माइनस T2, यहाँ से T3 निकालेंगे तो क्या आएगा? T2 प्लस डी, और T2 प्लस डी की वैल्यू हमने क्या करना है? T2 की वैल्यू पुट करेंगे ऊपर से तो क्या आ जाएगा? यहाँ रखें तो क्या आएगा? ए प्लस डी, और प्लस का डी तो क्या आ जाएगा हमारा? ए प्लस टू डी। सिमिलरली हमें डी की वैल्यू और ले सकते हैं, T4 माइनस T3, यहाँ से T4 निकालेंगे तो क्या आएगा? T3 प्लस डी। अब T3 क्या आया? ऊपर वाले देखिए ए प्लस टू डी, अगर हम इसको यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा? ए प्लस टू डी, और प्लस का डी तो क्या होगा? ए प्लस थ्री डी। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो लास्ट में हमको डी क्या मिल जाएगा? Tn माइनस वन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने ये फॉर्मूला बताया भी है। तो अब अगर हम Tn की वैल्यू पुट करें या Tn निकालें तो क्या हो जाएगा? Tn माइनस वन प्लस डी, और Tn माइनस वन क्या होगा? ए प्लस जितना यहाँ पे आ रहा है टी के साथ में उससे एक कम। यहाँ पे देखिए 2 आ रहा था तो 1d आया, अगर 3 आया तो 2d आया, 4 आया तो क्या हो जाएगा? 3d आया। तो यहाँ n माइनस वन तो यहाँ n माइनस टू डी हो जाएगा, प्लस का d होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा Tn का फार्मूला डिराइव हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, Tn क्या है? nth टर्म, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। यहाँ आपको लिख लेना है कि n जो होगा वो ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा, कभी भी निगेटिव या जीरो नहीं हो सकता है। हमेशा n को हमें नेचुरल नंबर ही लेना है, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ले सकते हैं कुछ भी। n की वैल्यू कभी भी निगेटिव या ज़ीरो नहीं आएगी। अगर n की वैल्यू निगेटिव या ज़ीरो आ रही है तो इसका मतलब क्या है? वो n इनवैलिड हो जाएगा। आगे हमको देखना है रिमार्क में कि Tn जो होता है ऑलवेज लीनियर फॉर्म में होता है। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आपको Tn दिया जाए an प्लस बी के फॉर्म में तो आप समझ जाएंगे कि a की वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी, और d की वैल्यू क्या होगी? a, यानी कि तुमको सीधे इसका आंसर लिख देना है। अगर MCQ में आपसे क्वेश्चन देता है कि मान लीजिए आपको Tn दिया गया 2n प्लस 4, और क्या बताइए a क्या होगा? तो 2 प्लस 4 कर दो, आंसर क्या आएगा? 6। और d पूछे तो d क्या हो जाएगा? हमारा जो n के साथ में कोफिशिएंट है a, यानी हमारा an प्लस बी का फॉर्म होता है, तो हमारा a जो हो जाएगा, a क्या दिया है? 2, तो d क्या होगा? 2 हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है कि आप पहले क्या करो, d निकालने के लिए Tn निकालो, फिर Tn माइनस वन निकालो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए Tn आपको दिया गया है, क्या लिखा है? 2n प्लस 4 लिखा है, तो बच्चे क्या करते हैं कि T1 निकाल लेते हैं, तो क्या होगा? 2 इंटू वन प्लस 4, यानी क्या आ गया? 6। T2 निकाल लेते हैं तो 2 इंटू टू प्लस 4, तो क्या हो जाएगा? 8। फिर क्या कर देते हैं? d के लिए T2 माइनस T1 कर देते हैं। तो ये भी आसान तरीका, इस तरीके से भी आप d निकाल सकते हो। यानी कोई भी आप 2 टर्म निकाल लीजिए लगातार के, T3 T4 निकाल लीजिए, T4 से T3 को माइनस कर दीजिए, तो उसकी हेल्प से भी आपका d मिल जाएगा। इसके बाद कभी भी AP में अगर आपको 3 टर्म्स लेने हो तो हमेशा आपको a माइनस डी, ए प्लस डी लेना है। अगर 4 टर्म्स लेने हो तो a माइनस डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस थ्री डी। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब 3 टर्म्स लेंगे तो डिफरेंस होगा d का, अगर 4 टर्म्स लेंगे डिफरेंस होगा 2d का, अगर हम 5 टर्म लेंगे डिफरेंस होगा d का। यानी आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म लेने होंगे तो डिफरेंस d का आएगा, जब भी आपको इवन नंबर ऑफ टर्म लेने होंगे तो डिफरेंस जो आएगा वो 2d का आएगा। ठीक है ना, कई बार ये भी आपसे पूछ लेता है MCQ में, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर आपको 5 टर्म लेने हैं तो a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमको समझना है कि अगर हमें nth टर्म निकालना है लास्ट से, तो nth टर्म लास्ट से निकालने का तरीका क्या होता है? एक तरीका होता है कि जैसे आपको nth टर्म्स कहे लास्ट से कहे, Tn हमसे कहे फ्रॉम लास्ट, तो हम क्या कह सकते हैं? इसको हम ये भी कह सकते हैं कि Tn, इसको हम बोल सकते हैं
कि मान लीजिए टी एन फ्रॉम लास्ट कहे, अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज या एन की वैल्यू कुछ और ले लें, मान लीजिए हम कहते हैं टी एम फ्रॉम लास्ट, कोई टी एम है जो हमें लास्ट से निकालना है और उसमें सीरीज में टर्म्स कितने एन टर्म है, तो इसको अगर हमें निकालना है टी एम फ्रॉम लास्ट तो ये हो जाएगा टी एन माइनस एम प्लस वन। अगर ये वैल्यू निकाल देंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा हमको। यानी अगर हमें किसी ऐसी सीरीज से, किसी ऐसे प्रोग्रेशन से जिसमें एन टर्म है और कहा जाए कि लास्ट से कोई एमएथ टर्म निकालो, लास्ट से एमएथ टर्म, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से टी एन माइनस एम प्लस वन निकाल देंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कोई सीरीज़ दी गई है 2 4 6 8 10 12, मान लीजिए ये दिया गया प्रोग्रेशन, हमने कहा आपसे कि लास्ट से सेकंड टर्म बताइए, लास्ट से सेकंड टर्म बताइए, यानी कि हमको T2 फ्रॉम लास्ट बताना है। अब इसको ध्यान से समझिए, इसमें क्या हो जाएगा, अगर हमें लास्ट से सेकंड टर्म निकालना है तो हमने क्या कहा आपसे कि पूरे टर्म्स कितने हैं, यहाँ पे 6 दिए गए हैं, तो 6 माइनस हमें क्या निकालना है 2 और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा T6 प्लस 1 7 माइनस 2 T5 निकाल दीजिए। तो T5 क्या होगा A प्लस 4D, और A क्या दिया गया हमको 2 दिया गया, 4D क्या दिया गया, 4 में 2 जाएगा 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा 2 + 8 = क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 2 4 6 8 10 यानी T5 क्या होगा 10, तुम्हारा आंसर क्या होगा 10। तो अगर कभी भी आपको लास्ट से पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, जिस टर्म को पूछ रहा है n से माइनस करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, वो टर्म निकाल देंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका क्या होता है कि प्रोग्रेशन को ही चेंज कर लें, जो प्रोग्रेशन दिया गया है उसको हम इस तरीके से लिख लें। देखिए एक सेकंड, इसको इरेज कर लेते हैं हम, ये ऊपर से इसको इरेज कर लेते हैं। मान लीजिए हमको इस तरीके से नहीं करना है तो क्या करना होगा, फिर हम क्या करेंगे, हम प्रोग्रेशन को ही रिवर्स कर लेंगे। हम उसको लिख लेंगे 12 10 8 6 4 2। तो अब हमारा जो L था, यानी L का मतलब होता है लास्ट टर्म, जिसको TN कहते हैं, वो क्या बन गया, A बन गया, A बन गया 12। और D निकालेंगे तो D जो हमारा पहले आ रहा था, अब उसका जो आएगा वो एडिटिव इन्वर्स आएगा। अगर पहले D2 आ रहा तो अब जो D आएगा वो -2 हो जाएगा। क्यों, आप करके देखो, 10 माइनस अगर हम 12 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा D की वैल्यू। तो D की वैल्यू क्या आ गई, जो पहले आ रही थी D, अगर हमने सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया तो D जो होगा वो पहले वाले D का एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो अब फार्मूला क्या होता है, Tn = A + n-1 × D। अब हमें D लेना निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, A क्या है L, A क्या है L, क्योंकि L को ही हमने A बना लिया, तो L - n-1 × D। ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला है Tn फ्रॉम लास्ट। ठीक है, तो यही फार्मूला देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि अगर हमको लास्ट से निकालना है तो n-1 × D हो जाएगा, क्योंकि जो बिकॉज फॉर एन ए टर्म फ्रॉम लास्ट फर्स्ट टर्म L, पहला टर्म्स क्या करेंगे L ले लेंगे, कॉमन डिफरेंस को -D ले लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सीक्वेंस को रिवर्स कर लिया है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कह रहा है कि फॉर फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन AP। अगर कभी कोई क्वेश्चन में कह देता है कि कोई आपको सीक्वेंस दिया है, कोई प्रोग्रेशन दिया गया है, आपसे कह रहा बताइए पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा AP का, इस AP का पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा, तो आपको तुरंत Tn को 0 कंसीडर कर लेना है और उसको सॉल्व करके n निकालना है। जब भी आपको पहला नेगेटिव टर्म पूछेगा तो आपको Tn को 0 ले लेना है और वहाँ से n फाइंड करना है। जब भी आप n फाइंड करेंगे तो आपको 2 केस मिलेंगे, या तो n की वैल्यू आएगी नॉन डेसिमल नंबर, यानी कि आपको जो n की वैल्यू मिलेगी वो नेचुरल नंबर मिलेगी 1 2 3 4 5 6, या एक केस क्या हो सकता है कि आपको मिल जाए डेसिमल के फॉर्म में 1.2 आ जाए, 1.3 आ जाए। तो अगर आपको कभी भी n की वैल्यू मिलती है नेचुरल नंबर में तो आप उस नंबर को, जो नंबर मिलेगा हमको नेचुरल नंबर, हम उसको क्या कहेंगे, सपोज पहले इधर देख लेते हैं डेसिमल वाला। पहला केस जो दिया गया हमको, एग्जांपल दिया है n = 4 पॉइंट समथिंग, अगर हमको ये मिल रहा है यानी कि n = 4 पॉइंट समथिंग पर Tn 0 मिल रहा है, तो हमको क्या करना है कि n = 4 को बोल देना है कि लास्ट पॉजिटिव टर्म होगा। आपको ध्यान रखना है, हमने क्या कहा, 2 केस बनेंगे। एक केस क्या होगा, अगर जब हम पूछेगा हमसे कि पहला नेगेटिव टर्म बताइए AP का क्या होगा, तो हम लेट क्या करेंगे, Tn को 0, n फाइंड करेंगे, और n जब निकलेगा तो 2 केस होंगे, एक नॉन डेसिमल नंबर होगा, एक नॉन डेसिमल और एक डेसिमल नंबर होगा। तो हमने पहला केस जो लिखा है
वो डेसिमल नंबर लिखा है। ये जो पहला केस हमने लिख रखा है ये डेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया 4 पॉइंट समथिंग। तो अगर 4 पॉइंट समथिंग पे मान लीजिए हमने यहाँ ले लें 4.2 पे ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, TN क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू जो 4 होगा, n इज इक्वल टू 4 पे जो हमारा AP का टर्म होगा वो लास्ट पॉजिटिव टर्म होगा। क्या होगा? लास्ट पॉजिटिव टर्म होगा। और n इज इक्वल टू 5 पे पहला नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोग्रेशन, अगर कोई सीक्वेंस n इज इक्वल टू 4.2 पे 0 हो रहा है तो n इज इक्वल टू 4 जो होगा वो लास्ट पॉजिटिव टर्म होगा और n इज इक्वल टू 5 पहला निगेटिव टर्म होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, आंसर मिल जाएगा फाइनल। लेकिन अगर आपको कभी भी अगर ऐसा मिल जाए कि n की वैल्यू नॉन डेसिमल आ जाए, यानी n इज इक्वल टू 4 आ जाए, अगर हम कहें कि कोई ऐसा सीक्वेंस है जिसमें n इज इक्वल टू 4 लेने पे TN 0 मिल जाए, तो उस केस में n इज इक्वल टू 3 जो होगा वो लास्ट पॉजिटिव टर्म देगा और n इज इक्वल टू 5 जो होगा वो पहला निगेटिव टर्म देगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जो पहला निगेटिव टर्म होगा वो तो नेक्स्ट ही होगा टर्म, लेकिन लास्ट पॉजिटिव टर्म जो होगा उसके केस आपको ध्यान रखने हैं कि अगर डेसिमल में होगा तो हमें वो डेसिमल का जो पहले नंबर है 4.2 है तो 4 वाला हो जाएगा लास्ट पॉजिटिव टर्म। और अगर हमारा क्या है नॉन डेसिमल है तो 4 के जो पहले होगा n इज इक्वल टू 3 वो लास्ट पॉजिटिव टर्म होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमको पढ़ना है सम ऑफ nth टर्म। इसको भी देखते हैं क्या होता है। सम ऑफ जो nth टर्म होता है इसका मतलब होता है कि कुछ टर्म्स का सम निकालना। मान लीजिए n टर्म दिए गए हैं, मान लीजिए हमको सीरीज़ जो दी गई है वो a दी गई है, सीरीज़ हमने भी निकाली थी a प्लस डी, a प्लस 2d, और इस तरीके से हमको लास्ट में दिया गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या करना है, इन सभी का सम कर देना है। तो उस सम को करने के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो SN यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं SN से। तो देखिए हमने क्या किया, इसका डेरिवेशन करेंगे। फार्मूला तो SN का क्या होता है, n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला ये भी होता है SN इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस TN। एक ये भी होता है SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। इन तीनों फार्मूलों को अलग अलग जगह पे हम यूज़ करते हैं। अब देखेंगे डेरिवेशन, तो हम SN को क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर इसी प्रोग्रेशन को हम रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, जहाँ a था उसके नीचे लिख लें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जहाँ a प्लस डी था उसके नीचे क्या लिख लें, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। यानी पूरे प्रोग्रेशन को क्या किया हमने, खाली रिवर्स कर दिया। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, जहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था वहाँ क्या पहुँच जाएगा, a पहुँच जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो SN और SN क्या बन जाएगा, 2SN। और इन सभी टर्म को अगर पहले टर्म को पहले से ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। दूसरे से दूसरे को ऐड करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। क्यों आएगा, ध्यान से देखिए। पहले दूसरा टर्म दिया गया है a प्लस डी और नीचे का दूसरा दिया गया है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। अब a तो हमारा a 2a हो जाएगा, a और a क्या आएगा, 2a हो जाएगा। और अगर हम d कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा, 1 प्लस n माइनस 2, तो 2a प्लस ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे 2 हमने क्या किया है, नहीं लिखा है, तो ये आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे जो आएगा a और a क्या आएगा, 2a आएगा, सभी में 2a आएगा। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पे 2 होगा, फार्मूले में 2 आएगा। ठीक है ना, डेरिवेशन में कम से कम याद आ गया, नहीं तो ये गलत नोट हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जब सभी को हम ऐड करेंगे तो सभी में ये वैल्यू आएगी, यही वैल्यू बार बार रिपीट होगी। हम पहले से पहले को ऐड करेंगे, दूसरे से दूसरे को ऐड करेंगे तो हम रिजल्ट सेम ही पाएंगे, क्या, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 2SN की वैल्यू क्या हो, अच्छा अब देखिए हमने इसको n बार ऐड किया, एक बार ये फिर एक बार ये, इस तरह करते करते हमने n टाइम्स किया। तो अगर किसी नंबर को हम n टाइम्स ऐड करें तो इसका मतलब होता है 1 इंटू n हो जाएगा। जैसे सपोज a1 को हमने ऐड किया n टाइम्स, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार, n टाइम्स, तो 1 इंटू n कर देते हैं। जैसे 2 को हमने ऐड किया 3 टाइम्स तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने क्या ऐड किया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हमने n टाइम्स ऐड किया तो क्या होगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो यहाँ से हमारा फार्मूला क्या हो गया, डिराइव हो गया। अब अगर इसी को हम लिखना चाहें, क्या लिखते हैं, n/2 और 2a को तोड़ दें a+a+ n-1 इंटू डी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा a+, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं an, या इसको कह सकते हैं, इसको हम पहले इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, t1 + tn, ये भी लिख सकते हैं t1 + tn लिख सकते हैं इस तरीके से। और t1 को a कहते हैं, tn को l कहते हैं, तो a+l भी कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। Sn = जो फार्मूला होगा वो n/2 2a + n-1 इंटू डी होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे a के साथ में 2 होगा, वो बाई मिस्टेक यहाँ पे क्या हो गया है, 2 नहीं मतलब लिखा है, गलती हो गई इसमें, तो आप लोग को ध्यान रखना है। डेरिवेट कराने में हमको ये याद भी आ गया। इसीलिए आगे दिया गया रिमार्क में कि Sn जो होता है ऑलवेज क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है बच्चों से। Sn जो होगा वो ऑलवेज क्वाड्रेटिक के फॉर्म में तो होगा, लेकिन कभी भी C जो होगा वो हमारा नॉन जीरो नहीं होगा, यानी कि C की वैल्यू हमेशा जीरो होनी पड़ेगी। अगर C की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो AP कभी नहीं बनेगी। जैसे आपको एग्जांपल दिया जाए, हम आपसे कहें कि मान लीजिए Sn की वैल्यू दी गई है 2n² + 2n + 3, तो बताइए AP बनेगी। तो आप यहाँ पे देखा कि an² + bn+ क्या बन गया, C का फॉर्म बन गया, यानी 3 आ गया, तो कभी भी ये AP नहीं बनाएगा। यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म तो होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट हमारा जीरो होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा कि AP फॉर्म होगा। तो आगे हमको एक फार्मूला याद रखना है कि Tn अगर निकालना हो, सपोज हमें Sn दिया जाए और Tn निकालना हो, तो क्या करेंगे, Sn से हम उसके पहले वाला Sn-1 को माइनस कर देंगे तो हमें Tn मिल जाएगा। या Sn से हम क्या करेंगे, एक फार्मूला ये भी है कि Sn+1 से Sn को माइनस कर दें तो भी हमें Tn मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा थर्ड पॉइंट है, कभी भी अगर आपको Sn दिया जाए an² + b के फॉर्म में और आपसे कहा जाए कि a और d क्या होंगे, तो a की वैल्यू a + b और d की वैल्यू 2a। जैसे एग्जांपल हमने आपसे कहा Sn दिया गया 2n² + क्या लिखा है 4n लिखा हुआ है। अब बताइए कि इसमें a और b क्या होंगे। हमेशा ध्यान रखना है n की यहाँ n होना चाहिए। अगर n यहाँ पे है तो हमको a पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 + 4 कर देंगे, 6 आ जाएगा। और d क्या होगा 2 × a, यानी 2 × 2 तो 4 हो जाएगा। लेकिन अगर n की जगह पे कुछ और दे देगा, 2n दे देगा, 3n दे देगा, तो फिर हम ये a = a + b नहीं कर सकते हैं, d = 2a नहीं कर सकते हैं। हमको ये ध्यान रखना है, फिर हमें n बनाना पड़ेगा। 2n की जगह पे हमको क्या करना होगा, m पुट करना होगा पूरी इक्वेशन में। जहाँ जहाँ 2n है तो n की वैल्यू क्या आएगी m/2, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी m में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब ये हम कर लेंगे फिर हम वहाँ पे यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट जो हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है तो आप लोगों को भी पढ़ने में ये लगता होगा कि नहीं इतनी लंबी क्लास कैसे कवर करें। इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट को अलग रखा है। जो क्वेश्चंस होंगे, एक जो क्लास होगी उसमें सारे क्वेश्चन NCERT के और जितनी वर्ड प्रॉब्लम पूछी गई प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वो सारी वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए। अगर किसी में कोई डाउट है तो हमको कमेंट कीजिए, और अगर किसी को लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है उसके लिए क्लास, तो उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।